हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग फाइव पाठशाला। जैसा कि आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, उस वीक में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 की आरंभ बैच में बायोलॉजी की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से हम बायोलॉजी एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेक्चर बहुत बवाल होने वाला है, बहुत वंडर लेक्चर होने वाला है। स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा। चीज़ें बहुत बेहतर दी जाएंगी आपको। जो कंटेंट दिया जाएगा आपको बहुत अच्छा कंटेंट, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा। बहुत गिने चुने लोग कंटेंट पढ़ाएंगे एकदम बेहतर, और जो पढ़ाया जाएगा इससे बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। जो पढ़ाया जाएगा यहीं से सब एग्जाम 2025 में हो या 2050 में, अगर ये चैप्टर आपके बुक में मेंशन है तो पेपर यहीं से आना ही आना है। तो ज़्यादा लेट करते ना हुए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा 5 है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम होता क्या है, लाइफ प्रोसेस है क्या, इसको आज हम सीखेंगे और समझेंगे। बायोलॉजी जो होता है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, आपको सीखने में बहुत मज़ा आ जाएगा कि बायोलॉजी होता क्या है। और आज क्लास से आपको प्यार हो जाएगा बायोलॉजी से कि बायोलॉजी है क्या चीज़। क्योंकि ये बायोलॉजी जो है अपने बारे में, अपने आसपास के प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, अपने शरीर के बारे में सब कुछ दर्शाती है। तो आप आज एकदम लेक्चर वंडर होने वाला है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम जो मिलकर हमारे शरीर का जो अनुरक्षण करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। आपने क्लास 9 के बारे में कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, सेल, इंग्लिश में जिसे सेल कहते हैं। तो कोशिका होती क्या है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर इतने बड़े शरीर का निर्माण करती हैं। और कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ऐसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो हमारा जो शरीर है बेटा, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारी कोशिकाओं से, अरबों खरबों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस शरीर को चलने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? मेंटेनेंस के लिए हमें क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, इसको चलने के लिए, घूमने टहलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इसको अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। आई होप कि आपको ये इतना डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। और आज चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर को बेटा हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। कितने लेक्चर में? 5 लेक्चर में। यहाँ पर लिखा है भोज्य पदार्थ से प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब हमारे शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत हो रही है, एनर्जी की बहुत सारी जरूरत हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन से भोज्य पदार्थ से प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। क्योंकि जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं? भोजन करके। तो वही कह रहा है भोज्य पदार्थ से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएशन। भोज्य पदार्थ से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण, न्यूट्रिएशन कहलाएगी। मतलब हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बहुत सारी ऊर्जाओं की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी मेंटेनेंस करने के लिए। तो जो हम भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तो वो विधि हमारी क्या कहलाती है? पोषण। पहला हमारा कौन सा प्रक्रम चलेगा? पोषण का। दूसरा, अब हमने भोजन कर लिया है। अब जो भोजन हमने किया वो क्या था? दाल खा लिया हमने, चावल खा लिया, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, कुछ भी खा लिया। ये सब बहुत बड़े बड़े भोज्य पदार्थ हैं। हमने दूध ले लिया, मट्ठा खा लिया, दही खा लिया, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। ये सब क्या होते हैं? जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब भोजन के बहुत बड़े अणु होते हैं। तो दूसरा क्या है? जो भोजन के बड़े अणु है, इनको जब हमारे पेट में, उदर में जाता है तो इनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइजेशन। तो सेकंड प्रक्रम हम कौन सा पढ़ेंगे? पाचन। तो वही यहाँ पर लिखा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। हमने पोषण कर लिया साहब, और क्या कर लिया? अब जो जटिल भोज्य पदार्थ था उसको सरल भोज्य पदार्थ में पाचन विधि द्वारा सरल भोज्य पदार्थ में बदल लिया। ठीक है, वो प्रक्रिया हमारी क्या हो गई? पाचन की हो गई, डाइजेशन की। अब तीसरा हमारा प्रक्रम कौन सा होगा? अब हमने भोजन कर लिया है, अब उसी भोजन से हम जो ऊर्जा बनाएंगे, उसी भोजन से उस प्रक्रिया को हम कहेंगे श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन। तीसरा प्रक्रम हमारा श्वसन का हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिस्पिरेशन। तो तीसरा प्रक्रम हमारा श्वसन का हो गया, रेस्पिरेशन का। सरल भोज्य पदार्थ से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी। तो तीसरा प्रक्रम हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन का हो गया। अब हमने श्वसन भी कर लिया। श्वसन के दौरान क्या होता है? हमें ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो अब इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है ना, मतलब तो हमारे शरीर में बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जैसे धमनी हो गई, सिरा हो गई। इनके अंदर क्या होता है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी भेजा जाता है। ब्लड की जरूरत होगी तो उन्हें ब्लड भेजा जाएगा, जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो चौथा प्रक्रम अपना कौन सा हो गया? परिवहन का। चौथा प्रक्रम परिवहन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन। इंग्लिश में सर्कुलेशन। तो वही कह रहा, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिवहन, सर्कुलेशन। अब हमने चौथा प्रक्रम हमारा कौन सा हो गया? सर्कुलेशन का, परिवहन का। अब पांचवा प्रक्रम का क्या है? हमने पोषण ले लिया। सबसे पहले हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो हमने भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लिए। हमने सबसे पहले पोषण कर लिया। दूसरा, जब हमने भोजन लिया तो बहुत बड़े अणु थे, बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जटिल भोज्य पदार्थ थे, तो उन्हें सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने के लिए हमने क्या किया? पाचन किया। तो सेकंड प्रक्रम अपना कौन सा हो गया? डाइजेशन का हुआ। अब जब हमने पाचन कर लिया तो उसी से हमें क्या हो गया? उसी से हमें ऊर्जा जो बनानी पड़ी उसे हम क्या बोल दिए? श्वसन बोल दिए। तो तीसरा प्रक्रम अपना श्वसन हो गया। फिर एक दूसरे से जगह स्थानांतरण करना हुआ, जैसे ब्लड का, और ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या चौथा प्रक्रम हमारा कौन सा हो गया? परिवहन, सर्कुलेशन। अब इन सब प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो है, हमारी बॉडी में जो है, कुछ हानिकारक वेस्ट मटेरियल बनते हैं। तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो पांचवा प्रक्रम अपना कौन सा हो गया? उत्सर्जन। ठीक है, पांचवा प्रक्रम उत्सर्जन। इंग्लिश में इसे एक्सक्रीशन, इंग्लिश में इसे एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो हमने टोटल कितने? तो वही पांचवा हमारा कौन सा हो गया? हानिकारक पदार्थ को बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। हमने कितने प्रक्रम पढ़े? 5 प्रक्रम। पहला कौन सा? पोषण। दूसरा कौन सा? पाचन। तीसरा कौन सा? श्वसन। चौथा कौन सा? परिवहन। पांचवा कौन सा? उत्सर्जन। तो हम इस चैप्टर को बेटा 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पोषण को पढ़ेंगे, पहले लेक्चर में पोषण को जानेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा अपना हो गया पाचन का। सेकंड लेक्चर में हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा लेक्चर अपना कौन सा हो गया? तीसरा लेक्चर हो गया अपना श्वसन का, अपना श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया? चौथा परिवहन का हो गया। ठीक है, तो चौथा हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा कौन सा हो गया? उत्सर्जन। ठीक है, तो 5 लेक्चर्स में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना 5 प्रक्रम आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पोषण के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करिए या वॉच करके नोट कर लीजिए। तो हम कहाँ पे थे? प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 5 तरह के प्रक्रम को देखा। पहला कौन सा था? पोषण। दूसरा कौन सा था? पाचन। तीसरा कौन सा था? श्वसन। चौथा परिवहन। पांचवा उत्सर्जन। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। कौन सा? पहला पोषण, न्यूट्रिएशन। पोषण क्या होता है? हमने बताया
पोषण मिलता है। अब वो भोज्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, छाछ, मट्ठा, घी, तो इनमें सबसे हमसे क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलती है, खनिज मिलते हैं, यही सब हम चीज़ें मिलते हैं। तो वही कह रहा है भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब पोषण के प्रकार हम पढ़ते हैं, ये एक जरूरी टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इतना आप लोग लिख लोगे, जितना जरूरी है उतनी इंग्लिश में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो पहले पोषण के प्रकार में है, पहला कौन सा है? पहला है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। और दूसरा कौन सा है? विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, पोषण कितने तरीके का? दो तरीके का। पहला स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। दूसरा कौन सा? विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। अब स्वपोषी पोषण होता क्या है और विषमपोषी पोषण क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं अपन। तो यहां पर लिखो, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं और यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, स्वपोषी पोषण में हमने क्या बताया? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज मेंशन की है। पहला, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। दूसरा, जो भोजन अपना स्वयं बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वपोषी पोषण। ठीक है, जीव कौन सा होगा? शॉर्टकट में आपको लिख दे रहा हूं, जीव कौन सा होगा? स्वपोषी जीव। ठीक है, और प्रक्रिया कौन सी होगी? प्रक्रिया होगी स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है, वही आपको डिफिनीशन इसलिए दिखाई जा रही सारी चीजें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हट जाएगा तो थ्योरी चेंज हो जाएगी, वो दूसरा हो जाएगा। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं और यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, हमने शॉर्ट में जीव कौन सा है? स्वपोषी जीव है और प्रक्रिया कौन सी है? स्वपोषी पोषण की है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं और यह प्रक्रिया विषम पोषी पोषण कहलाती
यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें फिर से मेंशन की है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो जीव कौन सा कहलाता है? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। और प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विषमपोषी पोषण। फिर से मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, जीव कौन सा होगा? जीव होगा विषमपोषी जीव। और प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया होगी विषमपोषी पोषण। आप नोट करिए। हमने यहाँ पर क्या बताया आपको? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, 2 तरीके का। ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण। और दूसरा हमने क्या बताया आपको? विषमपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। और प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषमपोषी पोषण। तो जीव कौन सा हुआ? विषमपोषी जीव। प्रक्रिया क्या हुई? विषमपोषी पोषण। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या टाइप करना है? ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, और विषमपोषी पोषण का एग्जाम्पल टाइप करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। वो वर्णक उनके अंदर होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे मनुष्य हैं, हम लोग हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो क्या होते हैं? विषमपोषी। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? इस कैटेगरी में, विषमपोषी पोषण में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट में। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये सब क्या है? दूसरों पर निर्भर है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? विषमपोषी पोषण में। आई होप, इतना उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर बढ़िया समझ में आया है तो हार्ट कमेंट बॉक्स में बना लीजिएगा, ताकि मैं कमेंट देखूं तो समझ में आए कि आपके पास चीज़ें बेहतर पहुंच रही हैं और आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करता हूँ। तो हमने आपको क्या बताया? पोषण 2 तरीके का, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ठीक है, तो पोषण के कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। ठीक है, और फिर हमने ऑटोट्रॉफ के प्रकार देखे। ऑटोट्रॉफ कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। पहला प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा कौन सा हुआ? रसायन संश्लेषी स्वपोषी, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स। तो स्वपोषी पोषण जो है वो भी कितने तरीके का हुआ? 2 तरीके का। पहला प्रकाश संश्लेषी, दूसरा रसायन संश्लेषी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, और इसको क्या बोलेंगे? कीमोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पर अभी प्रकाश संश्लेषी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं तब तक के लिए मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए ऐसे पाई चार्ट में बढ़िया से, ताकि आपको फ्लो चार्ट समझ में आए। उसके बाद हमें क्या समझना है? हमें समझना है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है, और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रकाश संश्लेषी को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पेड़ बनाया। क्या बनाया? एक वृक्ष। ठीक है, एक वृक्ष बनाया हमने। ये आपको पता होगा, ये ऊपर वाला प्रारूप होता है तना, स्टेम, नीचे वाला क्या होता है? रूट, जड़। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उसका लेना देना है नहीं। ये हमारे पास एक पेड़ है। अब एक पेड़ बेटा किसी का हो सकता है, आम का हो सकता है, नीम का हो सकता है, जामुन का हो सकता है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पर है सूर्य। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सूरज। ये हमारा क्या है? सन है। सन से क्या होता है? प्रकाश की किरणें आती हैं। यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, और इस पेड़ पर पड़ रही हैं। ये हमारा सन हो गया, सन माने सूर्य, और ये हमारा वृक्ष है। ठीक है, यहाँ से किरणें इस वृक्ष पर पड़ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं।
अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप सोच क्या सकते हैं। मैंने बताया कि पेड़ के पास एक क्लोरोफिल का नाम का एक वर्णक पाया जाता है। क्या होता है? पिगमेंट। पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णक। ठीक है, वो इसके पास होता है। ठीक है, इस पेड़ के पास वो होता है। वो पेड़ को क्या करता है? हरा बनाने में मदद करता है। और क्या करता है? ये प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं इस पेड़ पर। ठीक है, और इस प्रकाश की किरणों के पड़ने से पेड़ पौधे क्या होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पर पड़ रही है कौन सी? सूर्य की ऊर्जा पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, किरण पड़ रही है, और इसके पास क्या है? क्लोरोफिल नाम का वर्णक है। ठीक है, फिर से समझो, क्लोरोफिल ये पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, वर्णक होता है। ये क्या करता है? पेड़ पौधों को हरा भरा बनाने में मदद करता है। और यहाँ पर जो सन की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, ये कौन सी ऊर्जा हो गई? हमारी प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ये प्रकाश सन की लाइट जो पड़ रही है, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ या ब्लू से नहीं, आपको दिखेगा नहीं। इस पेड़ पर कौन सी ऊर्जा पड़ रही है? प्रकाश की ऊर्जा पड़ रही है। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा पड़ रही है। ये वृक्ष कर क्या रहा है? प्रकाश की ऊर्जा को ले रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में और अपना भोजन बना रहा है। तो भोजन बनाने के लिए वो प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। और किसमें परिवर्तन कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें परिवर्तन कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वो हार्ट बनाते जाइएगा रेड कलर का, अपने को रेड कलर ही पसंद है। प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। कौन? ये वृक्ष। सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और क्लोरोफिल की उपस्थिति है। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति है, ठीक है। अब ये कर्ता क्या है बेटा? ये कर्ता ये है कि ये जो जड़ है, यहां से ये क्या लेता है? H2O लेता है, पानी, खनिज वगैरह। और इसे भोजन के लिए और कौन सी जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम लोग उसका अपोजिट करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ताकि और हमारे और प्रकृति के बीच में संतुलन बना रहता है। इसी वजह से अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और H2O लिया और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लो। रासायनिक, मैं यहाँ मिटा के आपको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा से। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए किसकी? इस प्रकाश संश्लेषी पोषण की। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? यहाँ पर पेड़ पौधा क्या लिया? CO2 लिया और जल लिया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया? CO2 ले लिया और क्या ले लिया? जल को ले लिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। और क्या मिलेगा? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। प्लस में ये O2 गैस क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर करता है। ठीक है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई।
इसने ग्रहण क्या किया, CO2 को ग्रहण किया और क्या किया, जल को ग्रहण किया। तो CO2 को ग्रहण किया और जल को किया, तो ये क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस को ये बाहर करता है। अब हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करना आपको बताया ही है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को देखेंगे। यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है। कार्बन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद अब हम ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 6 दूना 12 ऑक्सीजन और ये 13 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितनी है, 6 2 8 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने वो है, 12 हाइड्रोजन लेते हैं, 12 यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने कर दिए, 6 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12, ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन भी 12 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हुआ, 12 6 18 और यहाँ पर कितने हैं, 6 2 8। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 6 18। अभिक्रिया बैलेंस है, ये प्रकाश संश्लेषी की अभिक्रिया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी है, ठीक है। कि आप इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। इसकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस को बना रहे हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और इतना आपको लिखना है। उसके बाद ये सब तो मैंने आपको समझाया है, आपको रासायनिक अभिक्रिया को लिख देना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा के नोट करना, ठीक है। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोज्य पदार्थ का निर्माण किस रूप में करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण, भोज्य पदार्थ का निर्माण वो बेटा ग्लूकोज के रूप में करते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थ का निर्माण किसमें करते हैं, ग्लूकोज के रूप में। लेकिन भोज्य पदार्थ का संग्रहण किस रूप में करते हैं, भोज्य पदार्थ का संग्रहण मतलब इकट्ठा किस रूप में करते हैं, ठीक है। तो वो किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। हमने आपको 2 पॉइंट बताया कि भोज्य पदार्थ का निर्माण पेड़ पौधे ग्लूकोज के रूप में करते हैं और उसका संग्रहण मतलब इकट्ठा किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। अब प्रकाश संश्लेषण एक बार फिर से समझिए। हमने एक पौधा लिया और पौधे के ऊपर क्या कर रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य क्या कर रहा है, वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। और इस अभिक्रिया को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका क्या रहा कि भोज्य पदार्थ का निर्माण ग्लूकोज के रूप में होता है और भोज्य पदार्थ का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। और डिफिनीशन मैंने आपको बता दी है। और थोड़ा बहुत भी बेटा आप लोग बुक भी पढ़ा करो, जैसे लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर को नोट्स बनाया होगा आपने, नोट्स नोट करो। उसके बाद आप एक बार NCERT जो आपकी बुक है उसको आप रीड किया करो अच्छे से। जितना टॉपिक कराया जाए डेली इकट्ठा नहीं पढ़ना है आपको, जितना टॉपिक पढ़ाया जाए उतना उतना छोटा छोटा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन का आइडिया लगेगा और लैंग्वेज का आइडिया लगेगा।
तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम रसायन संश्लेषी पढ़ते हैं, अगला इसका टॉपिक। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि पहले हमने पोषण पढ़ा। पोषण कितने तरीके का पढ़ा, 2 तरीके का, स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या पढ़ा, विषमपोषी पोषण। फिर हमने क्या पढ़ा, स्वपोषी पोषण के प्रकार पढ़े। तो उसमें पहला कौन सा आया, प्रकाश संश्लेषी, दूसरा कौन सा आया, रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी को हमने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड हमारा कौन सा आता है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण, कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रसायन है तो बेटा जाहिर सी बात है ये मानव द्वारा बनाया गया होगा, मानव द्वारा प्रयोग किया गया होगा कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ले रहे थे, और क्या ले रहे थे, क्लोरोफिल ले रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या हमें प्रकाश लेने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्या हमें क्लोरोफिल को लेने की जरूरत है यहाँ पे। इसका रिप्लाई क्या होगा, इसका उत्तर नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे हम अपने तरीके से कर रहे हैं। पेड़ पौधे, सूरज दिन में उगता है ना भाई, सूर्य उगता है तभी तो दिन होता है, तो पेड़ पौधों को तभी प्रकाश मिलेगा, वो अपना रिएक्शन दिन में कर लेगा। हम इसको रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, प्रयोगशाला में कभी भी कर। तो यहाँ पर हमें प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ही तो प्रकाश का अवशोषण कर रहा था पेड़ पौधों में, तो वहाँ पर इसलिए क्लोरोफिल था, पिगमेंट था। यहाँ पर हमें कोई अवशोषण वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लोरोफिल भी नहीं लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं, रासायनिक। तो इसमें सर अगर ये दोनों को हम नहीं ले रहे हैं तो इसमें लेंगे क्या सर, क्वेश्चन यही आता है आपके मन में। तो इसमें हम बेटा बैक्टीरिया लेते हैं। बैक्टीरिया हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, N2 स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं, बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पर प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया देख लेते हैं। कार्बन, वहाँ पर पेड़ पौधे क्या ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। वहाँ पर वो क्या ले रहे थे, जल को ले रहे थे, हमने यहाँ पर बैक्टीरिया ले लिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। वहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था, तो हमें यहाँ भी क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। C6H12O6 प्लस का क्या बनाना है, H2O बनाने का, जल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, सल्फर बनेगा। ठीक है, अब हम अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, जल्दी से बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बेटा 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करने को आपको बताया गया है, वो आप सीखिए। यहाँ पर अभिक्रिया बैलेंस हो गई, ये आपकी अभिक्रिया हो गई रासायनिक। ठीक है, उसके बाद सर बैक्टीरिया कौन कौन से लिए, उदाहरण के लिए लिख लो, बैक्टीरिया कौन कौन से हमने यूज में लिया। आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि हम रसायन संश्लेषी में कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया आपका सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, जनरली यही दो बताया जाता है, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ। बड़े क्लास में आपको 11th वगैरह में बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। N2 स्थिरीकरण बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, N2 गैस का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिर करते हैं। तो आपके पास पहला कौन सा हो गया, सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा आयरन बैक्टीरिया, तीसरा N2 स्थिरीकरण बैक्टीरिया। तो आपका मोटा मोटा कितने टॉपिक कंप्लीट हुए, 4 टॉपिक। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। अब हम बेटा ये लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब हम बाकी चीज़ें आपको सेकेंड लेक्चर में करेंगे। ठीक है, विषमपोषी पोषण पढ़ाएंगे, उसके बाद दोनों का रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी का भी कंपैरिजन आपको करा देते हैं। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपका लेक्चर हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। ठीक है,
तो हमने आपको प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी बता दिया। अब हम इतनी देर में इतना बड़े कथा में हमने किया क्या क्या। कथा का एक सार होता है, ठीक है, कि हमने इतनी देर सुना तो भाई सुना, उसका मतलब क्या हुआ, तो वही अब समझते हैं कि कितना देरी हमारी कक्षा चली, उसके बीच में हुआ क्या क्या। कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन करने से चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट जो दिया जा रहा है बेटा, कहीं पाओगे नहीं, ठीक है। तो भरोसा करो मास्टर पे, जो पढ़ा रहा है एकदम अच्छा पढ़ा रहा है, और यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा सब वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप एक नहीं 3 बार 4 बार पढ़ना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ा दे रही हैं आपके दिमाग में आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर तक आप रख कर पाओगे जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं 4 बार पढ़ने को इसीलिए बोल रहा हूँ कि 4 बार 5 बार उस चीज़ को आप रिवीजन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्वकोषी पोषण में हमने पहला कौन सा देखा था, पहला हमने देखा था प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरा हमने कौन सा देखा था, रसायन संश्लेषी स्वकोषी, ठीक है। तो हमने वहाँ पर क्रिया कारक कौन सा लिया था, सबसे पहला हमने वहाँ पर सर कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, और सर हमने क्या लिया था, जल लिया था। तो क्रिया कारक वहाँ पर कौन सा लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, और क्या लिया था सर हमने, और हमने सर जल लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्रिया कारक क्या लिया था, यहाँ पर हमने सर क्रिया कारक कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, और सर क्या लिया था, सल्फर बैक्टीरिया लिए थे हमने, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड इसे बोल सकते हो, सल्फर हाइड्राइड बोल सकते हो। और सर वहाँ पर उत्पाद हमें क्या मिल रहा था, प्रकाश संश्लेषी सर उत्पाद तो हमें वहाँ पर ग्लूकोज मिल रहा था, और क्या मिल रहा था सर, ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही थी O2, ठीक। और उत्पाद में यहाँ पर क्या मिल रहा था सर, यहाँ के उत्पाद में तो हमें ग्लूकोज मिल ही रहा था, और क्या मिल रहा था, जल मिल रहा था सर, और क्या मिल रहा था सर, सल्फर मिल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर क्रिया कारक हमने क्या लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था और जल को लिया था। यहाँ पर क्रिया कारक हमने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था और सल्फर बैक्टीरिया को लिया था। यहाँ पर सहायता हम किसकी ले रहे थे सर, सहायता हम सर ले रहे थे क्लोरोफिल की, ठीक है, क्लोरोफिल की ले रहे थे, जो क्या कर रहा था, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर रहा था। यहाँ पर हम सहायता किसी से लिए नहीं लिए, तो यहाँ पर सहायता नहीं ली गई, ठीक है। यहाँ पर समय कब लग रहा था सर, ये क्रिया कब हो रही थी सर, दिन में हो रही थी, क्योंकि जब सूर्य भगवान का उदय होता है तभी तो दिन होता है, और दिन में ही सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो समय कौन सा होगा सर, वो दिन में हो। ये कब होगा सर, दिन रात में हम किसी भी एनी टाइम में कर सकते हैं, आप जब कहोगे तब कर लेंगे, दिन में कहोगे तो दिन में कर लेंगे, रात में कहोगे तो रात में कर लेंगे। यहाँ पर उदाहरण क्या होगा भाई, यहाँ पर उदाहरण होगा हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। और यहाँ पर उदाहरण क्या होगा सर, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया सर, आयरन बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, इतनी देर से जो बेटा हम कथा किए वो सब यही था, ठीक है। आई होप कि आपका लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि हमको भी बेटा अच्छा लगे कि आप तक चीज़ें बेहतर अच्छी पहुंच रही हैं और हम लोग और अच्छा करते हैं। और आप इसको नोट करिए, उम्मीद है कि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बेटा आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं और पढ़ाऊँगा तो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।